नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है और इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह इसका 8वां भाग है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद बताना है। सोठा, दोहा, रोला या चौपाई। तो इन चारों में से प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद जो होता है वो चौपाई होता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, चौपाई बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, अंधा कुआं। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी दे रखा है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी नारायण लाल। तो अंधा कुआं नाटक के जो लेखक है वो है लक्ष्मी नारायण लाल। डी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? हमें शब्द दे रखा है अज। अज का अर्थ क्या होता है? तो अज का अर्थ होता है बकरा। क्या अर्थ होता है अज का? बकरा। और इस शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है और इसमें प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है। तो इस अज शब्द में यदि हम आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा अजा, और अजा का अर्थ होता है बकरी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाश वर्ष है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाश वर्ष क्या होगा? तो प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाश वर्ष है वो 1943 है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 1943 बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 5, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा का शब्द, ऑप्शन बी है ग्रामीण भाषा का शब्द है, सी है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है वो संकर शब्द कहलाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो सूत शब्द जो है इसका अर्थ होता है पुत्र। तो सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है तो इसका स्त्रीवाचक शब्द क्या हो जाएगा? सूत का अर्थ होता है पुत्र, तो इसका स्त्रीवाचक शब्द क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। तो सूत में यदि हम क्या लगाएंगे? आ प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा सुता, और सुता का अर्थ होता है पुत्री। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे प्रश्न ऐसा किया जाए कि ई प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बनाइए तो आप क्या बना सकते हैं? पहला शब्द बना सकते हैं पढ़ाई, इसमें ई प्रत्यय आया है। दूसरा शब्द बना सकते हैं लिखाई, इसमें ई प्रत्यय है। राइट। इसी प्रकार से यदि आपको बोला जाए कि ई प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए तो पहला शब्द आप हो सकता है राष्ट्रीय लिखेंगे, इसमें ई प्रत्यय है। दूसरा शब्द आप बना सकते हैं पठनीय, पठनीय इसमें ई प्रत्यय है। राइट। अगर आपसे बोला जाए कि ईक प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए तो आप बना सकते हैं धार्मिक, इसमें ईक प्रत्यय है। दूसरा शब्द बना सकते हैं तार्किक, ये भी आपका क्या है? इसमें ईक प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आप प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना भी आपको पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 7, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ पूछा है। कष्ट देना, बी ऑप्शन है अधिक समीप होना, सी है अधिक प्रिय होना, डी है पालतू होना। तो नाक का बाल होना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा अधिक प्रिय होना। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है घोटक, ये अश्व का पर्यायवाची शब्द है। बी दे रखा है घोड़ा, ये भी अश्व का पर्यायवाची शब्द है। सी दे रखा है कटक, तो कटक शब्द जो है ये घोड़ा शब्द या अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और है जो है ये भी अश्व का पर्यायवाची शब्द है।
तो हमसे इस प्रश्न में पूछा था अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो कटक शब्द जो है वो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 9, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अडिग, अस्थिर, यायावर या गतिशील। तो जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा यायावर। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अडिग क्या होता है? तो अडिग किसको कहा जाता है? तो जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे, जो अपनी बात जो करता है और जो वादा करता है उस पर टिका रहे उसको कहेंगे अडिग। अस्थिर क्या कहते हैं? जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता उसके लिए एक शब्द होता है अस्थिर। और जो सदैव चलता रहे उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है गतिशील। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्तियां है बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये जो पंक्तियां है ये पंक्तियों के रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 10 का हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, समास का अर्थ बताना है। समास का अर्थ क्या होता है? विच्छेद होता है, संक्षेप होता है, विस्तार होता है या नवीन अर्थ होता है? तो समास का सही अर्थ जो होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी संक्षेप बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 12, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यस्त रखना, बी है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, सी दे रखा है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, डी दे रखा है बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो यहाँ प्रश्न है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना, ये इसका उद्देश्य है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? मतलब प्रमुख भाषाई कौशल जो होते हैं उसके अंतर्गत कौन एक इनमें से नहीं आता है? बोलना, सुनना, हंसना, लिखना। इन चारों में से प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसमें हंसना जो है ये कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस तो नहीं मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और उस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट, और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? और अब बारी है आज के इस वीडियो के हमारे अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, काव्य शिक्षण का उद्देश्य बताना है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 इससे संबंधित आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व किया और यह इसका 8वां भाग था। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर इसके बाकी पार्ट देखकर आप सामान्य हिंदी की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।